जब 370 हटा, अक्सर बेशतर हमारे ये प्रेस के दोस्त जिनको रोज तंग किया जाता है, मैं कहता हूं ये इनकी बहादुरी है कि हमारे प्रोग्रामों में आके रील उठाते हैं, बाकी उसके बाद दिखता कहां पर है वो दूसरी बात है, लेकिन बेचारे आ जाते हैं। एक लफ्ज अगर ये आगे पीछे लिखते हैं, उसी दिन शाम को इनका फोन बजता है, फलाने थाने में आके हाजिरी दो। कुछों ने तो अपने कलम ही नीचे रखे हैं। मैं किन किन के नाम लूं जो हमारे दौर में बड़ी बहादुरी से लिखते थे, खुल्लम खुल्ला। अखबार के अगर 10 पेज होते थे तो 9 पेजों पे हमारी मुखालफत होती थी। 10वें पेज पे थोड़ा पैसा कमाने के लिए वो इश्तिहार लगाते थे। आज हाल ये है कि अगर 10 पेज है, 8 पे इश्तिहार होंगे, 1.5 पेज पे गवर्नर साहब की तारीफ होगी, आधे पेज पे अगर उनका मूड बना तो कहीं हमारा जिक्र होगा, नहीं तो कभी वो भी नहीं। अब मजबूरी है, क्या करें, इनको भी बचना है, हमें भी बचना है। लेकिन ये अक्सर हमें पूछते थे, आप लोग सड़कों पे क्यों नहीं आते? मैं कहा ना, हम सड़कों पे नहीं आएंगे, यहां माहौल बिगड़ने में वक्त नहीं लगता, यहां फायर खुलने में टाइम नहीं लगता। मैं यहां के नौजवानों के हाथों में पत्थर नहीं दे सकता हूं। हम लड़ेंगे, पुरअमन तरीके से लड़ेंगे, जमहूरी तरीके से लड़ेंगे, अदालत के दरवाजे खटखटाएंगे अपना हक हासिल करने के लिए। बेशक वक्त लगा, ये कहते हैं ना, अल्लाह ताला के दरबार में देर है अंधेर नहीं। इसलिए मैंने शुरू में कहा, यहां 2 ही किस्म की पार्टियां हैं। एक वो जिनको बीजेपी मिटाने का काम करती है, और दूसरा वो जिनको बीजेपी वाले बचाने में लगे हुए हैं। अब ये कोई इतनी छुपी बात है नहीं। कुछ महीने पहले पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक सीनियर लीडर उस तंजीम को छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस में आने की तैयारी कर रहा था। खुफिया तौर मुझसे एक मुलाकात भी हुई, डेट भी तय हुआ, जलसे का प्रोग्राम भी रखा गया, लेकिन उसको रोकने के लिए, और ये हैरानगी की बात है, उसको रोकने के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाले नहीं आए, उसको रोकने के लिए बीजेपी के लीडर आए। ये अंदाजा करिए आप, जो आज हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, जो आज हमारे बारे में बात करते हैं, वो कम से कम हमें इतना ही समझाएं। हम लोगों को तो तबाह करने के लिए ये बीजेपी वाले निकले हुए हैं। आखिरकार आपको बचाने की राज क्या है? बड़े बड़े लीडर, जिनमें इनका सेक्रेटरी इंचार्ज जेएन के चुग और कश्तवाड़ के वो शर्मा जी, सुनील शर्मा, वो उसके पास पहुंचे, उसको सार पार किया, उसको फशा मारा। जब वो नहीं चला फिर धमकी दी, फिर भाई के जरिए काम करवाया, उसको इतना मजबूर किया कि बेचारे ने शर्मिंदा होकर फिर मुझसे बात ही नहीं की, किसी और से कहलवा के कहा कि ना अब प्रोग्राम नहीं होगा, फिर कभी। क्यों बचाया बीजेपी ने उस पार्टी को? आप खुद अंदाजा करिए, मैं क्या कह सकता हूं। शक जरूर होता है, लेकिन क्या मेरा ये शक सही है या नहीं, ये वक्त साबित करेगा। लेकिन
लेकिन अफसोस जरूर होता है जब मैं बीच बीच में तकरीरें सुनता हूं। अब कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये झंडा इसलिए लाल है क्योंकि इसमें खून है, लेकिन वो कुर्बानी का खून है। हमने कुर्बानियां दी जब बाकी अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग नारे दे रहे थे, दूसरे मुल्कों के झंडे अपने कंधे पे लेके यहां घूम रहे थे। हम इस मुल्क का झंडा पकड़े हुए थे, हम गोलियां खा रहे थे, हमारी गाड़ियों में आईडी लग रहे थे। यहां वर्दी वालों ने कुर्बानियां दी, उसके बाद अगर सबसे ज्यादा कुर्बानी किसी ने दी वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने दी। हमारे मिनिस्टर कुर्बान हुए, हमारे एमएलए कुर्बान हुए, हमारे एमएलसी कुर्बान हुए, हमारे बड़े बड़े वर्कर, छोटे छोटे वर्कर कुर्बान हुए। किस किस का मैं नाम लूं? एक का नाम लूंगा 10 रह जाएंगे, हजारों में उनकी गिनती है। लेकिन जिसको हमारे झंडे में खून नजर आता है, जो कहता है ये कातिलों की जमात है, उससे मैं पूछता हूं अगर ये बात सही है तो खुदारा कल तक आप हमारे साथ बैठ के क्या कर रहे थे? क्या आपका ईमान इतना कमजोर है कि चंद मौके का फायदा हासिल करने के लिए आप कातिलों के साथ बैठे? मैं तो कम से कम नहीं बैठता। अगर मैंने किसी के ऊपर कत्ल का इल्जाम लगाया होता, मैं तो कम से कम उसके साथ दोबारा नहीं बैठता, चाहे मुझे कितना भी उसका फायदा मिले। वो क्यों बैठे? क्योंकि जिस चीज की वो बात कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है 18-19 से पहले हुआ होगा, तो क्यों आए वो पीएचडी में? क्यों माफी मांगी? मैं बैठा था सामने जब जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब से उन्होंने माफी मांगी, कहा कि जज्बात में आके मैंने बहुत बातें की, लेकिन छोड़ दीजिए, मैं आपको लीडर तस्वुर करता हूं, मैं आपके साथ काम करके जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल किया नहीं, अपने डीडीसी कुछ बनाए और खिसक गए। पहचानने में हमने गलती की, मेरे साथियों ने पहले दिन से पहचाना हुआ था। काश मैंने उनकी बात सुनी होती उस वक्त। मैंने इनको मजबूर किया उस पार्टी को अकोमोडेट करने के लिए, घर की सीटें दी उनको। हमारे दफ्तर नवाज सुबह में मीटिंग चल रही थी, चौधरी राज साहब, इनको याद होगा, बाहर आए, फोन पे आए, कहा ये सीटें मांगी जा रही है, बहुत मुश्किल होगा, मेरा बेस जो है वो खतरे में पड़ेगा, किसी तरह मुझे बचाइए। और मैंने इनसे कहा, चौधरी साहब, बड़े मकसद के लिए हमें कुर्बानी कभी कभी देनी होती है। मैंने कहा, मैं आपसे कह रहा हूं, जहर का कतरा पीने के लिए मेहरबानी करके पीजिए। उफ तक नहीं किया। कहा, ठीक है ना, अगर आप मुझे सियासी तौर ये जहर का कतरा पीने के लिए कह रहे हैं, मैं पी लूंगा, जमात को नुकसान होगा लेकिन पीऊंगा। और पिया, जितवाया हूं। ये होता है तंजीम का दर्द, ये होता है तंजीम में लीडर जो अपनी जात का नहीं, अपना फैसला नहीं, अपना फायदा नहीं, तंजीम और रियासत का फायदा करने के लिए जो है फैसले पर जो है लबैक करते हैं। और यही सैफुल्लाह साहब का, कैसर का, आज उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस में तमाम बुराइयां नजर आती हैं। जब हमारे वर्करों के वोट चाहिए थे तब नहीं नजर आए, तब स्टेज पे खड़े होकर कहते कि मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले नहीं चाहिए, तुम लोग खातिर हो। मैं कहता, तुम बड़े बहादुर आदमी हो, सच बोलने की ताकत रखते हो।
इस रियासत को तबाह करने में जितना इन लोगों का रोल रहा शायद किसी का नहीं रहा है। देखिए आज के हालात, कहां पे लोग मुतमईन। घूमता हूं मैं जम्मू कश्मीर में, कल ही जम्मू में था, पार्टी के दफ्तर में, वहां 1000 से ज्यादा वर्कर थे, एक भी मुझे उसमें से खुश नजर नहीं आया, मायूस, नौजवान नाराज, रोजगार कहीं नहीं। एक दिन यहां ऑर्डर निकलता है मुलाजमत के लिए, दूसरे दिन कैंसिल होता है, तीसरे दिन इंक्वायरी होती है। ये बिजली के मीटरों पे अजीब तमाशा। पहले तो हमें कहा गया था कि ये डिजिटल मीटर जो है ये सबसे बेहतरीन मीटर है, इससे अच्छा मीटर हो ही नहीं सकता। मजबूर किया लोगों को डिजिटल मीटर लगाने पे। जुमा हफ्ता नहीं हुआ, कहा ना ये डिजिटल मीटर नहीं, अब हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे। और ऐसे गजब की चीज है ये स्मार्ट मीटर, पीछे से बिजली कट जाती है लेकिन आगे से मीटर घूमता रहता है, फीस आपका चढ़ता रहता है। महंगाई की हालत देखिए, गैस का सिलेंडर कहां था कहां पहुंचा। राशन की हालत देखिए, मिलता नहीं अब किसी को। हम फर्द के हिसाब से राशन तकसीम करते थे, मुश्किल हालात में हम मुफ्त राशन देते थे। 2014 में जब सैलाब आया, 2014 में जब सैलाब आया, जिन इलाकों में पानी चला भी नहीं था, वहां पे भी हमने मुफ्त राशन का ऐलान किया। ये पूरा जिला आया उसमें, क्योंकि हम लोगों का दर्द समझते थे। आज मुफ्त राशन क्या, इन्होंने कोटा एक तरफ से बढ़ाया और फिर कीमतें बढ़ाई। इससे तो बेहतर है कि बाजार में खरीदें।